इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जिरगे में पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले और सबसे संजीदा मसले, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मसले और सबसे संजीदा मसले पे बात होगी, यानी कोविड-19 के दूसरे लहर से मुतालिक। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि कोविड न सिर्फ ये कि दोबारा फैलने लगा है, बल्कि पहली लहर की बनिस्बत ये लहर ज़्यादा शदीद भी है और ज़्यादा ख़तरनाक भी है। चुनांचे आज के जिरगे में हम इस हवाले से दो बड़े माहिरीन और दो बड़े नाम, जिन्होंने अभी तक हज़ारों कोविड के पेशेंट को ट्रीट किया है, उनका इलाज किया है, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के, उनसे भी बात होगी और वफाकी हुकूमत के एक अहम और संजीदा वज़ीर से भी बात होगी और ख़ुसूसन उनसे तालीमी इदारों से मुतालिक हुकूमत जो इक़दामात करने जा रही है उस पर भी बात होगी। तो नाज़रीन, आज के जिरगे में मेरे साथ हैं जनाब शफ़क़त महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम हैं, जनाब डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, अब तो आलमी सतह पे कोरोना के मुआलिज के तौर पर उनको शोहरत हासिल हो गई है, और डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के माहिर हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। बदकिस्मती ये है कि कोरोना जितना एक संगीन मसला है, उतना उस पर आलमी सतह पे भी अगर हम देखें तो सियासत हो रही है। अमेरिका और चीन की सियासत जो डोनाल्ड ट्रंप लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी इस पर सियासत हो रही है। तो इसलिए मैं शफ़क़त साहब की तरफ जाने से पहले इन दो माहिरीन की राय जानना चाहूँगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको न सियासत से कोई गरज़ है, उनको सिर्फ अपने प्रोफेशन से गरज़ है। और मैंने ख़ुद इन दोनों को देखा है, और ये दोनों वो लोग हैं, ख़ुसूसन डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब और साबिर साहब। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकता कि मेरी वालदा इनकी मेहनतों से और अल्लाह के करम से मौत के मुंह से वापस लौटी है। तो मुझे इनकी नीयत पे कभी भी कोई शक नहीं रहा, और इनकी हमेशा ये तरजीह रही है कि मेरिट पे राय दे। तो सबसे पहले मैं उनसे जानूंगा कि क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, पहले तो आप बताइए कि ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह इधर सियासत भी उस पर हो रही है, आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? ये वबा किस शक्ल में, किस हद तक वापस लौटी है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने दोबारा मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। और इंतहाई अहम मौजू ये जो चल रहा है, और ये उसी तरह की फ़ेज़ और उसी तरह की लहर आ गई है, और ये उससे काफ़ी ज़्यादा है, बहुत स्टीप कर्व है, और तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है और अमवात में भी इजाफ़ा हो रहा है। और अब दुनिया के अगर स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, अभी जो है स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, इन जगहों पे, या यूरोप को अगर ले लें, तो हर 17 सेकंड में एक बंदा मर रहा है। तो इसकी संगीनी जो है वो हमें पता चल रही है। मैं ख़ुद महसूस कर रहा हूँ पिछले 4 हफ्तों में जो हमारे साथ मरीज़ों का जो बर्डन पड़ता जा रहा है, और मरीज़ जिस मुश्किल में और जो उनके ख़ानदान वाले मुश्किल में, बेड्स भर गए, हमारे पास बेड्स नहीं हैं, हमारे पास अब वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास मतलब काफ़ी बीमार मरीज़ शदीद बीमार हो के आ रहे हैं। वो इंटेंस हो गया है वायरस, उसने अपने आप को चेंज कर दिया है। जो पहले चीज़ें कारामद हो रही थी वो अब कारामद नहीं रही। तो ये हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, और दुनिया में भी आप ख़बरें पढ़ लें तो वो हो रहा है। कल आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की, और मैंने भी एक आर्टिकल में लिखा था कि ये वायरस शायद अब म्यूटेट कर रहा है, और हमें टेस्टों में भी अब ये नहीं आ रहा। और जो उन्होंने ये भी कहा है कि ये ज़्यादा सीरियस है। वायरस होता है, इन्फेक्शन होता है, और आप टेस्ट करें तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता, पॉजिटिव नहीं आता। नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये कोविड-19 का ही पेशेंट है, ये काफ़ी सीरियस है, इसका एक्सरे, सीटी स्कैन, अलामात कोविड पेशेंट के ही हैं, और लेकिन उसका टेस्ट नेगेटिव है। तो अब ये हो गया है कि हमारे पास एक यूनिट कोविड का है आइसोलेशन, जिसमें टेस्ट पॉजिटिव है और कोविड-19 पेशेंट हैं। एक ऐसे हैं जिसमें कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव है लेकिन पेशेंट कोविड का है।
तो ये चीज़ और चीज़ों इस बीमारी को पेचीदा कर रही है। और अब जो मरीज़ आते हैं वो 24-48 घंटे में इतने शदीद बीमार होके आ जाते हैं कि जहाँ पे मरीज़ हमें टाइम देता तो वो मरीज़ अब हमें टाइम नहीं देता, तो ज़ाहिर बात है उसका इलाज और मुश्किल होता जाता है। तो ये चीज़ें इसमें हम अभी काफ़ी डिफरेंट देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ में एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अब मरीज़ इसको अगर जो ठीक भी होते हैं वो देर से ठीक होते हैं। अगर एवरेज पिछले वेव में हमारे पास 5 से 7 दिन में मरीज़ घर चला जाता था, उस ज़माने में तो 1-1.5 दिन में भी लोग घर चले जाते थे, बल्कि वो पहली लहर में हमें ज़्यादा डर था कि हमारे पास तो कुछ पता ही नहीं हम करेंगे क्या। तो वो एक्सपीरियंस अगर हम इसमें डालते हैं, ये मरीज़ हमारे पास 2-2 हफ्ते रहते हैं अब और ठीक नहीं होते, क्रॉनिकली बीमार होते हैं, ये रहते हैं। अच्छा शफकत महमूद साहब, क्या फाइंडिंग्स है हुकूमत की कि ये मसला दोबारा किस हद तक गंभीर हो गया है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंभीर है। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, इसका इदराक गवर्नमेंट को भी है और जो शुमारियात हमारे सामने स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं उनमें भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हर हफ्ते जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ रहा है, जो लोग वेंटिलेटर पे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, जो क्रिटिकली इल हैं उनकी, क्योंकि NCOC में उन्होंने सारे अस्पतालों से एक रब्ता है उनका, तो उनको पता लग जाता है कि मुल्क में इस वक्त कितने मरीज़ हैं जो एक सीरियस सूरत हाल पे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं अब इस चीज़ को मद्देनज़र रख रही हैं कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि मामला पहले से ज़्यादा शदीद है और ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन पिछली मरतबा जिस तरह हुकूमत ने ड्रास्टिक स्टेप्स लिए थे कि लॉकडाउन कर दिया, बाकी चीज़ें कर दी, तो इस मरतबा हुकूमत की तरफ से हमें उसी तरह की फुर्ती और संजीदा इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ना लॉकडाउन हो रहा है, ना कुछ और पाबंदियाँ हमें नज़र आ रही हैं। नहीं, जो टारगेटेड लॉकडाउन है वो तो हो रहा है, यानी कि ये नहीं हुआ कि सारा शहर ही बंद कर दिया जाए, लेकिन इलाके बंद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बंद किए गए हैं। जब हमें पता चला कि ये हालात हैं तो हमने मिसाल के तौर पे अपने सारे पब्लिक मीटिंग्स जो हैं, जब NCOC ने कहा कि जी पब्लिक मीटिंग्स ना हो, हमने सारी कैंसिल कर दी पब्लिक मीटिंग्स। डॉक्टर साहब, आप दरमियान में महीना डेढ़ के लिए इटली से भी होके आ गए, आपकी क्या फाइंडिंग्स है, क्या सूरत हाल है? जो यूरोप का वायरस है वो डिफरेंट है, इधर का डिफरेंट है। वहाँ हमें इससे ज़्यादा मुश्किलात आई, लेकिन अभी जो यहाँ वायरस आ रहा है वो सेम है, उसमें ज़्यादा हमें मुश्किल आ रही है। और ये तो सेम मतलब यूरोप वाले, अभी यूरोप वाला वायरस इधर हमें फील हो रहा है। मतलब हम तो अपने तजर्बे से देखते हैं ना कि मरीज़ किस तरह ठीक हो रहा है, दवाइयों का क्या रिस्पांस है, कैसे है। पिछली बार ऐसे डॉक्टर शादिल ने फरमाया कि एकदम से एक दिन में भी ठीक हो जाता था, हमने देखा वो सैचुरेशन बहुत ड्रॉप कर गई और एकदम ठीक हुआ। इस दफ़ा मुश्किल हो रही है, हमें ठीक हो जाते हैं, मुश्किल हो रही है। अब 10 बंदे हैं, उनमें से 10 को हो गया, 2 चले गए और इसमें टाइम नहीं मिल रहा। मसलन सुबह मरीज़ मिला है, ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, उसको कुछ भी नहीं, घंटे के बाद पता चला जी सैचुरेशन उसकी ड्रॉप हो गई, लेकिन कोविड नेगेटिव था। एक्सरे में उसका या CT स्कैन में उसका पता चलता है। तो हमें बड़ा दुखी कर दिया अरशद वहीद चौधरी साहब जी। देखें ना, वो क्या हुआ, यही हुआ, पहले कुछ नहीं था, ऐसे ही है और अचानक से आप देख लें, मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, बुखार है, ठीक हो गए, एंटीबायोटिक खाया, दवाइयाँ खाएं, बिल्कुल ठीक हो गए। अचानक शाम को फ़ोन है कि सांस रुक रहा है, चेक किया सैचुरेशन थोड़ी सी कम है, आधे घंटे के बाद इस तरह ड्रॉप होती है। वो एक्सरे कराएं तो उसमें पूरा आ जाता है, लेकिन कोविड नेगेटिव है, उसका कुछ भी नहीं। और उसमें ये है कि बहैसियत कौम हमें खुद भी सोचना है। अब मैं मास्क पहनता हूँ ना, तो लोग मुझे कहते हैं बहुत डरते हो यार तुम, तो ये डरने की बात नहीं है। मैंने बचाना है दूसरे बंदे को भी, अल्लाह का हुक्म है ना, किसी को बचाना भी तो ज़रूरी है ना। अगर है तो मैं किसी को लगा दूँ तो ये कहाँ का इंसाफ है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो मेरी गुजारिश है पूरी कौम से, घबराने की बात नहीं है, अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। मैं डॉक्टर साहब के हाथ में देखता हूँ, अल्लाह इनके हाथ में बरकत है, वो खुली गए हमारे, एकदम से ठीक होता है। लेकिन देर ना करें, आपको नज़ला हुआ ख़ुद से तजर्बे मत करें, कावे शावे ख़ुद से ना पिएँ, ख़ुद से एंटीबायोटिक ना लें। हर बंदा एजोमैक्स खा रहा है, अच्छा वो खुद ही से स्टीरॉइड शुरू कर, नहीं, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, एक्सरे करवा के फ़ौरन ले जाएँ, टाइम भी बचेगा आपको। उसमें सही तरीके से उसको फॉलोअप रखें, एहतियात
न छोड़ें, मतलब मास्क पहनने में कोई मसला नहीं है, कोई इज्जत का मसला नहीं, उसमें पहनेंगे तो एकदम बचेंगे। अब ये तो मर्ज भी नया है, हर डॉक्टर इसको समझता भी नहीं है, फिर टेस्ट के भी मसाइल हैं, तो आप लोग तो कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाएं। जी जी। तो हर कोई तो डॉक्टर शादली मंजूर के पास नहीं आ सकता, तो किस तरह के डॉक्टर देखिए ना, मैं यहाँ हमारे माशाल्लाह डॉक्टर सारे समझदार हैं। अगर एक जनरल फिजिशियन के पास भी चले जाएंगे, एक एक्सरे करवा लें, इतना महंगा नहीं है, एक्सरे में फ़ौरन आपको पता चलेगा, उसके बाद वही गाइड कर देगा, आप सिटी स्कैन कर लें, आप डॉक्टर के पास जाए ना। तो एक्सरे में कोविड का एक्सरे, बिल्कुल एक्सरे में पहला स्टेप है, उसमें आपको जब उसमें पता चलना शुरू हो जाता है आपको कि भाई इसमें नमूनिया बन रहा है नहीं बन रहा है, टेस्ट को तो बाद में आप करें, इससे फ़ौरन आपको पता चल जाएगा। उससे उसकी अलामात देखनी होती हैं, उसमें 2-4 और टेस्ट हैं, डॉक्टर साहब समझते हैं, CRP लेवल है, ESR है, ब्लड CP है, जनरल सिंपल से टेस्ट हैं। इसी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मरीज़ ख़राब हो रहा है। D-डाइमर है, फेरेटीन है, इसमें देखें ना, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं अभी इटली में था, तो मैंने जो पेशेंट देखे, तो जिसको हुआ यंग भी हैं, ठीक भी हैं, कुछ भी मसला नहीं, एकदम से उनका D-डाइमर और PTT लेवल ख़राब होना शुरू हो गया। अब सिंपल क्या है, अगर एलोपैथिक में देंगे तो सिंपल एस्पिरिन से और नॉर्मल एंटीकोगुलेंट से डॉक्टर साहब उसको ठीक कर सकते हैं। हमारे पास आएंगे तो हम भी उसको, मैं इसी से डेथ हो जाती है, एकदम क्लॉट आया, लंग्स में आया, दिमाग में आया, बंदा चला गया, फिर कहता है जी बैठा हुआ था बस, कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया कुछ। लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये डॉक्टर कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता है इसको। ठीक है, आम आदमी नहीं कर सकता। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। खुशामदीद एक बार फिर आपको जिरगे में। डॉक्टर शादली मंजूर साहब, आप सब हमें ये बताते हैं कि चूँकि ये नया मर्ज़ है और उसका इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पे सबका इत्तेफाक है कि इसका बेहतरीन इलाज वो प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन के सिलसिले में क्या चीज़ें की जा सकती है? देखिए, इसको तो फैलाने का वही बातें जो हम शुरू दिन से ही कह रहे थे, WHO ने भी कहा, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, आपके मीडिया है, डॉक्टर्स हैं, मतलब सारे लोग यही बात कर रहे थे कि प्रिवेंशन जो है वो यही है कि आपने अपने मास्क पहनना है, आपने क्राउडेड एरियाज़ में नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। मैं तो उसको फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग अब कहता हूँ, बहुत अरसे से मैं कह रहा था, हम लोग बैठे हैं, आपने ख़ुद चेयर्स को एक उस पर डिस्टेंस पे रखा। ये सब कुछ चीज़ें, हाथों को धोना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, तो ये चीज़ें तो वही रहेंगी, और इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है, इससे बेहतर कोई वैक्सीन नहीं होगी आपके पास। तो यही हमने करना है, और जब अगर किसी को कोविड डिटेक्ट हो जाता है तो वो अपने आप को क्वारंटीन कर ले। अब इसमें थोड़ा सा मसला ये हो गया है कि हम जो देख रहे हैं, और जो शफकत साहब जिस तरह से बातें कर रहे थे कि स्कूल का और ये अब चल रहा है, तो मैं ये आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाह रहा था कि अब जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं उसमें पूरी फैमिली बीमार हो रही है, बच्चे भी हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं जी, औरतें भी बीमार हो रही हैं जी। और उसमें कोई ये नहीं अब वो देख रहा वायरस, ये कोई डेमोग्राफिकल नहीं है कि पहले था कि जो औरत को ज़्यादा है तो मर्द को है, एक एज ग्रुप है। हम पहले पिछली वेव में कहते थे कि जी फलां एज ग्रुप से लेके हमने देखे कोई 35-38 से लेके 55 तक ज़्यादा आ रहे थे। इसमें हम बच्चे भी देख रहे हैं, इसमें पूरा 6 ख़ानदान के, पूरे 5 ख़ानदान के, कल भी एक फ़ैमिली बैठी हुई थी, रोज़ाना 2-3 फैमिलीज़ हमारे पास बैठी होती हैं, उसमें टीनेजर्स भी हैं, उसमें एडल्ट्स भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि वो उस तरह बीमार नहीं होते। कुछ हमारे पास आए हैं, एडमिट भी हुए, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक होके चले गए। तो अब ये वायरस किसी को नहीं वो कर रहा, मतलब इसने ये टारगेट कोई तबका, एक डेमोग्राफ या एक कोई एज ग्रुप, या हम कहते थे कि जी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, एज है, तो उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा ओल्ड एज में। अब इसने वो नहीं किया, अब ये हर एज ग्रुप को, हर तबके को वो टारगेट कर रहा है। तो ये इसमें चेंज आ गई है। शिद्दत की मैंने आपको बात कर ली, तो ज़ाहिर बात है अब ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हुकूमत ने कहा SOPs हैं, लेकिन देखें वो बात साबिर साहब सही कह रहे थे कि हम भी तो एज अ सिटीज़न, हमें कोई आपका, मैं तारीफ़ आपकी मुंह पे तो नहीं करना चाहता, मैंने इनको भी अभी कहा कि अगर रोल मॉडल देखना है किसी को प्रिवेंशन के लिए तो सलीम साफ़ी साहब को देख लें कि आपने अपने घर में आपने पाकिस्तान में कोई SOPs नहीं फॉलो करता, कोई एक सैनिटाइज़र यूज़ करने को नहीं है, मास्क पहनने को तैयार नहीं है। और लोग शादियों पर जा रहे हैं, हमें अभी किसी जगह पर शादी, 35 लोग
घर के इकट्ठे बीमार हो गए, उसमें से 2 हमारे पास सीरियस होके आ गए। तो जब पूछा तो कहते हैं शादी पे गए हुए थे। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, अब हुकूमत का कंट्रोल तो किस किस को कंट्रोल करेंगे ना। अच्छा, बाकी तो हुकूमत के उसमें बात में है, लेकिन जो आपकी मिनिस्ट्री से मुतालिक है, और अब तो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये तो और भी तशवीशनाक है कि भाई बच्चे, पहले तो हम कह रहे थे कि बच्चे सिर्फ कैरियर हो सकते हैं, दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं। अब तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई बच्चे ख़ुद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो स्कूलों से मुतालिक आप लोग अभी तक बंदिश का फ़ैसला नहीं किया है, क्या वजह है? 2-3 फैक्टर्स थे। एक तो एक तालीमी फैक्टर था कि पिछले 3-4 माह में जब स्कूल्स बंद हुए तो ख़ास तौर पे गरीब बच्चे या देहात के बच्चे जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन का कोई सिलसिला नहीं था, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पढ़ाई का। और जो स्कूल से बाहर बच्चे थे, जिसको हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं, उनकी तादाद में इजाफा हुआ। तो इसलिए ऑब्वियसली जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका ख्वाहिश होती है कि वो जिस हद तक मुमकिन है बच्चों की तालीम को हर्ज ना हो। लेकिन अब ये है कि जो जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, और एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो ये है कि मसलन आज ही मैं न्यूयॉर्क टाइम का एडिशन यहाँ पे आता है, तो मैं उसमें आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक बड़ा वेल नोन कॉरेस्पॉन्डेंट है, कॉलमनिस्ट है उनका, निकोलस क्रिस्टोफ, वो आर्ग्यू कर रहा है कि जी जो छोटे बच्चे हैं इनसे तो नहीं फैलता कोरोना, तो स्कूल बंद करना जो है वो अनप्रोडक्टिव है। न्यूयॉर्क में उन्होंने कल या परसों स्कूल बंद किए, तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज वहाँ पे शुरू हो गया। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट किसी ने सर्कुलेट की हुई है कि जी बच्चों की तरफ से तो कोई इन्फेक्शन नहीं, ना फैलता है ना उनको होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ना, ये जो इक़दामात करने होते हैं उनमें रुकावटें बनती हैं कि लोग कहते हैं जी आप तो हमारे ख़ास तौर पे जो लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल हैं कि जी आप तो हमारे रोज़गार पे। हाँ, वो निजी स्कूलों का तो बड़ा मसला ये होता है, वो कहते हैं हमारी इनकम ख़त्म। लेकिन अब ये है कि हाफिज़ साहब हम सोमवार को एक फ़ाइनल मीटिंग कर रहे हैं 11-11:15 बजे, जिसमें सारे सूबे शामिल होंगे, जिसमें सारी इकाइयाँ हैं, गिलगित बल्तिस्तान, ये जितने और भी बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं, आर्मी के स्कूल सिस्टम्स हैं, आर्म फोर्सेस के हैं, उनको सबको शामिल करके तो हम एक तजवीज़ लेके आ रहे हैं। अब ये तजवीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फ़ैसला नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल में कि 25 नवंबर तक, यानी कि मीटिंग से 2 दिन बाद, हमें तालीमी इदारों पे बंदिश लगानी चाहिए। और उसके बाद फिर और कई चीज़ें हैं, यानी कि उनको बंदिश, हम चाहते हैं कि घर से पढ़ाई शुरू हो जाए बजाय कैंपस में। तो उसके भी हमने पूरे फार्मूला सजेस्ट किया है कि जहाँ तो ऑनलाइन है वहाँ ऑनलाइन हो, लेकिन जहाँ ऑनलाइन नहीं है वहाँ बच्चे एक दिन आके होमवर्क ले जाएं और फिर चले जाएं। इस तरह का कुछ सिस्टम इस तरीके से कि जो बच्चे जो ऑनलाइन तालीम जिनके लिए अवेलेबल नहीं है, उनकी भी पढ़ाई का सिलसिला जो है वो जारी रहे। बहरहाल वो एक पूरी तफसील हमने बनाई है जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि स्कूल इटसेल्फ बंद नहीं होंगे, इन द सेंस के टीचर तो आएंगे और बच्चे भी राब्ते में रहेंगे, ताकि पढ़ाई का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहे। ठीक, तो ये जी नहीं सॉरी, ये मंडे को इंशाल्लाह सिचुएशन क्लियर, मंडे को आप लोग इस पे फाइनल डिसीजन करेंगे। ये ज़हन में एक चीज़ आ रही, देखें असल तो ज़िंदगी है ना। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका बच्चे की डेथ हुई है, तो बड़ी दर्दनाक सिचुएशन थी। जिसके घर में मौत हो उसके, वो तो फिर बड़ी तकलीफ से बात होती है ना, और पूरी फैमिली भी इन्फेक्ट है, उसकी मैं मदद भी कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि असल ज़िंदगी है, और ये ख़ासकर ये जो 2 महीने इसमें थोड़ा ख्याल कर लें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो उसमें ये सर्दी में ज़्यादा हमारे ज़्यादा फैलेगा, तो उसमें मेरा अपना गुजारिश पहले तो डॉक्टर साहब हमें कहा जाता था कि भाई इसका वेदर से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि उस वक्त गर्म ममालिक जो मिडिल ईस्ट के थे उसमें भी फैल रहा था, लेकिन अभी हम ये सुन रहे हैं कि सर्दी भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। असल में ये अब जैसे सर्दी में फ्लू भी हुआ, ठीक है, फ्लू में वो छींकेगा, खांसी करेगा, इसी से फिर वो फ्लू आगे जाएगा। उसमें कई बंदे कैरियर हैं, उनको भी फ्लू हो गया तो वो भी साथ लगाते रहते हैं। फ्लू से, खांसी से आपके मुंह के, आपके जैसे हम कहते हैं ना डिस्टेंस कर लें, फिज़िकल डिस्टेंस कर लें, तो इसी से मुंह से और आंखों से, हाथों से फैलता है। तो जब
ज़्यादा बीमारियां होती हैं इस मौसम के अंदर तो फिर ज़्यादा फैलता है, और इसमें तो वैसे फेफड़ों की इतनी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम आम हो जाता है, तो उसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन डेवलप होती है, तो उसमें तो वैसे ही नमूनिया हो रहा है, तो उसमें थोड़ा एहतियात कर लेंगे तो आगे मौसम बेहतर होगा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि मेरा अपना जो ज़ाती राय है, बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बड़े अब देखें ना, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, एक गरीब आदमी डॉक्टर साहब बहुत हेल्प करते हैं, फिर भी वो अगर 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार के इंजेक्शन रोज़ाना लगाएगा, 20 दिन कैसे लगाएगा? उस बेचारे की तनख्वाह 20 हज़ार रुपये किससे मांगेगा? तो ये चीज़ें भी हमें देखने की हमें असल चीज़ जो है कि जान है तो जहान है, आप जिंदा होंगे तो कारोबार भी कर सकेंगे, सियासत अल्लाह भी के कर नबी सकेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे याद आ रही, मफहूम था उसका कि अगर आपके घर में चोरी डाका पड़ गया तो अपनी जान को देखो, शुक्र करो जान बच गई। फिर अपनी जान को कोई नुकसान हुआ तो फिर ईमान को देखो, ईमान बच गया। तो जान और ईमान वो दोनों कीमती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इनका फील्ड है उसमें तो ज़ाहिर बात है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। और जब तक डॉक्टर का प्रॉपर नुस्खा ना हो, मरीज़ की सूरत हाल के मुताबिक ही डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। हेम्योपैथिक के बारे में तो हम ये सुनते हैं कि जी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, नुकसान। तो पिछली मरतबा आपने हमें इलाज के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें तजवीज़ की थी, तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि जो प्रिवेंशन में या इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपके फील्ड में हो, कि जिसको लोग इस्तेमाल करें तो या इन्फेक्ट होने का ख़तरा कम हो, या इन्फेक्शन होने की सूरत में फिर ज़्यादा वो सिवियर ना हो? जी, पीछे हमने तजर्बा किया था, मोर देन 10,000 मरीज़ हैं वहाँ पे मेरे, तो हमने उसको ऑर्गेनाइज़ करके उनको दी। प्रिवेंशन वो रेमेडी आपको बताई थी मैंने, वो आपने शेयर भी की थी। हाँ जी। तो उसमें से जो बंदे इन्फेक्ट अगर हुए भी थे वो जल्दी ठीक हो गए। उसमें 90 ईयर्स के बूढ़े भी थे, उनको वो कॉम्प्लिकेशंस हुई नहीं, सिंपल 7 एंटीबायोटिक उन्होंने खाई है, ठीक हो गए। और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है। और फिर उसके बाद ये है कि वो खाते रहें तो आपको बहुत बचत रहेगी, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो नहीं होगा वो। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई ये कोरोना का इलाज है या इसके होते हुए आपको कोरोना बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ उससे ये होगा कि आपकी इम्यूनिटी निस्बतन बेहतर रहेगी। ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? और अगर हो जाए तो बड़ा आसानी से ठीक हो सकता है बंदा, क्योंकि वो इतनी प्रिपरेशन होती है। फिर उसके बाद की दुआएं, जैसे मैंने अक्सर देखा डॉक्टर साहब ट्रीट करते हैं, शिफा मिल गई उसको, अल्लाह की रहमत से ठीक हो गया, और वो फिर 2-2 महीने 3-3 महीने वो सांस चढ़ रहा है, सैचुरेशन बेहतर नहीं हो रही, उसकी ऑक्सीजन लगी हुई है, लंग्स ठीक हो गए। उसमें फिर मैंने आपको 4 दवाएं बताई थी कि ये अगर यानी कोरोना होने के बाद ये खिला दें उसको, उसमें ये होगा कि वो जो चीज़ उसकी 3 महीने 4 महीने 6 महीने, अभी बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तो 8-10 दिन में वो नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ बिल्कुल इजी आ जाएगा। और अच्छी खुराक रखे, ये भी खुराक नहीं रखे कि हलवा पूड़ी खाना शुरू कर दे। मतलब ये भी मैंने देखा, मैंने कहा अच्छी खुराक तो लोग हलवा पूड़ी पाए ये कह रहे हैं, तो बाद में जब आए हैं तो कोलेस्ट्रॉल इतनी आसमान के ऊपर है और बाकी चीज़ें ख़राब होगी। अमूमन आपके फील्ड के लोग तो इन चीज़ों को डिस्करेज करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या ओपिनियन? नहीं, खुराक तो देखें बैलेंस डाइट तो रखनी चाहिए ना, आपको हर चीज़ खानी चाहिए, लेकिन जिस तरह सावर साहब कह रहे हैं कि एक ख़ास मखसूस डाइट पे तवज्जो ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। तो डाइट बैलेंस होनी चाहिए, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं। फिर वाइटामिन्स का लोग बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। वाइटामिन्स में तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं, एक एज लिमिट से आगे हैं, या जिनको मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप विटामिन ये जो आपने दवाई है, ये कोरोना हो जाने की सूरत में जब हो जाता है, आपको कंफर्म हो गया, तो आप ये जब डॉक्टर साहब जैसे देते हैं, एंटीबायोटिक दिए, स्टेरॉइड दिए, जो भी दिया, उसके साथ भी ले सकते हैं। उस जब वो इनका इलाज ख़त्म होता है तो फ़ौरन शुरू कर दें इसको। ठीक, उससे ये होगा कि जो यानी ये जो एलोपैथिक हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब जैसे लोगों के, जी बिल्कुल, उनके इलाज के साथ भी दे सकते हैं जब हो गया। ठीक, उसके बाद भी आप दे सकते हैं, उस वक्त तक दे दें, 10-15 दिन। इनके इलाज को ख़राब तो नहीं करें? नहीं, इनके इलाज को अच्छा, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें इतनी वो नहीं है। ये तो एक काफ़ी पियेंगे तो एंटीडोट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ यानी प्रिवेंशन के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए या अपने आप को इसके काबिल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं जी मल्टीविटामिन का है, फलां करें, ये करें। वो मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था कि देखें,
बैलेंस डाइट आप रखें एक चीज़ पे, किसी एक ग़ज़ा पे ज़ोर ना दें, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी आप लें। फिर आपने एक अच्छी नींद आपको करनी चाहिए, 6 से 8 घंटे आप सोएं। दूसरा ये कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के लिए लोग जिम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिम जाना है जी, आजकल जिम नहीं जा सकते, ज़ाहिर बात है जो कोरोना के वो हैं आपको लग सकता है, तो आप 30 मिनट बाहर अच्छी जगह पे वॉक करें तो कोरोना का भी चांस नहीं होंगे, हवा में तो कहीं नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को और आपके जिस्म को जो है ना तवाना रखती हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिल की तकलीफ़, फेफड़ों की तकलीफ़ है, जिगर की या जो भी है, और जो लोग एक उम्र से ज़्यादा हैं, तो उनमें ये है कि एक्स्ट्रा आप मल्टीविटामिन्स लें। बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स लेने के भी नुकसानात होते हैं, और आप बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी वो समझते हैं कि इसको हमने खा लिया तो हर जरासीम से हम वो हो जाएंगे। वो हमारे लिए इम्यूनिटी की हैसियत इश्तिहार रखते हैं, और इश्तिहार के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। उसका जिक्र मैं ये कर दूं कि मेरे पास 2-3 ऐसे मरीज़ आए जो माशाल्लाह बहुत अच्छे, और जिम और वाइटामिन्स, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो इतने फिट हैं, साइकिल चलाते हैं, हम माउंटेनियर्स हैं, हमें क्यों कोरोना हो गया? तो इससे पता चलता है कि ये कोरोना जो है ना, ये किसी भी जिस्म के अंदर दाखिल होके अपना काम दिखा सकता है। तो आपने अपने आप को फिट रखना है, लेकिन टू मच करने से भी आप अपनी जो है ना जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, एक डॉक्टर साहब बस माफ़ी चाहता हूँ, एक ब्रेक के बाद वापस आपकी तरफ आते हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो आपका सवाल रहेगा था कि सेल्फ मेडिकेशन तो एलोपैथिक में बिल्कुल ना करें, वो तो इंतहाई डेंजरस है। बगैर मुस्तनद डॉक्टर से कोई स्टीरॉयड, कोई एंटीबायोटिक्स ना लें, ठीक है। हमारे में ये है कि सेल्फ मेडिकेशन करेगा नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा भी उसको नहीं है, क्योंकि वो भी डॉक्टर से पूछें आपकी दवा कौन सी बनती है। तो इसलिए, और वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हमारे पास मरीज़ आते हैं 10-10 किस्म के विटामिन खा रहे हैं। अब जैसे विटामिन डी है जी, बहुत अच्छा है, इसको ऐसे ले लें 5000 यूनिट, न्यूरोटॉक्सिक्स है, वो तो आपको सत्यानाश कर देगा अगर वो लिमिट से बढ़ गया, टेस्ट करना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, भाई खाना भी खा रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, बिस्तर पे सो रहे हैं, ये कैसे होगा? तो इसलिए बगैर डॉक्टर के भी विटामिन ना लें, पूछें हमसे। ये मेरे वो बीच में सवाल रह गया था। अच्छा शफकत साहब, एक तो ये कि पिछली मरतबा जब लहर आई थी तो हमारे पास ज़ाहिर बात है नया मामला था, वेंटिलेटर्स और मेडिसन, इन सब चीज़ों की भी कमी थी। क्या अब उस हवाले से हम खुद कफील हो गए हैं? सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है। खुद कफील का तो ताल्लुक है ना कि बीमारी कितनी होती है, और अल्लाह करे ज़्यादा ना हो, जितनी आजकल है उसके मुताबिक तो काफ़ी मौजूद है, लेकिन अगर आगे बढ़ती है कितनी हद तक जाती है उसके मुताबिक लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो शुरू में जब ये मामला शुरू हुआ तो उस वक़्त जो मेडिकल बेड्स और जो वेंटिलेटर्स अवेलेबिलिटी थी उसमें, और जो अब सूरत हाल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा ये है कि जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो ये है कि मॉनिटरिंग बेशुमार बेहतर है पहले से। सारे पाकिस्तान के हॉस्पिटल जो हैं उनका एक उनके साथ वो बनाया हुआ है सिलसिला, ताकि वहाँ से रिपोर्टिंग होती रहती है। आपको पता है, लेकिन आजकल तो बदकिस्मती से एनडीएमए के चेयरमैन को खुद भी कोविड, जी एनडीएमए के चेयरमैन तो उसका हिस्सा है ना, लेकिन एनसीओसी जो है और जो असद उमर जिसको हेड करते हैं, तो वहाँ पे हर अस्पताल से रिपोर्ट आती है, तो उससे आपको पता लग जाता है कि कितने मरीज़ ऐसे हैं जो कि इस वक्त क्रिटिकल हैं, कितने हैं जो एडमिट हुए हैं, कितने हैं जो वैसे आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमने जो इस बीमारी का अल्लाह ताला की मेहरबानी बहुत थी और है, अल्लाह करेगा रहेगी, लेकिन इसमें जो बाकी चीज़ें कुछ जो इंतज़ामात किए, डिसीजन मेकिंग को सेंट्रलाइज़ किया, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई डिसीजन मेकिंग की, सूबों को हर चीज़ में, अब असल तालीम में हमने जितने फ़ैसले किए सब सूबों को साथ लेके किए फ़ैसले। लेकिन इसमें शफकत एक मसला आएगा, जब रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, जब शादी हाल खुले रहेंगे, तो आप स्कूल बंद करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई उधर ये सब कुछ हो रहा है तो हमें क्यों बंद। अच्छा, जब आप शादी हाल बंद करेंगे तो वो कहेंगे कि जी वज़ीर आज़म साहब जलसे कर रहे थे, अभी तक अपोजिशन वाले जलसे कर रहे हैं, तो हमारा कारोबार क्यों बंद कर रहे हैं? तो अब इस मसले का क्या होगा? हुकूमत इससे कैसे रास्ता निकालेगी? मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से तो आपको कह सकता हूँ कि जिस वक्त हमें एनसीओसी ने कहा कि पब्लिक गैदरिंग जो है वो 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हमारे कोई 3 जलसे जो थे वो होने वाले थे।
और वो हमने कैंसिल कर दी। एक रशकई में था, एक नौशहरा में था, एक पंजाब में कहीं था, वो हमने कैंसिल कर दी। और हम ये समझते हैं कि अपोजिशन को ये सियासी बात, क्योंकि आज प्रोग्राम नॉन सियासी है, हाँ। लेकिन इनके जलसों वलसों से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है उनको, लेकिन सिवाय इसके कि वो एक रिस्क पे डाल रहे हैं जो लोग वहाँ पे जलसे में आते हैं, यानी कि अपने सपोर्टर्स को रिस्क में डाल। लेकिन अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं अब कि स्पाइक आ गया था और उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ने स्वात में भी जलसा किया, गिलगित बल्तिस्तान में भी करते रहे। अब जब मामला आप लोगों का गुजारिश ये है कि सिर्फ हमारे से मुकाबला करने के लिए अगर वो हज़ारों लाखों लोगों को बीमार करना चाहते हैं तो ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुकाबलतन नहीं की जाती, जो कि वैसे की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला ना करें। हमने 2 जलसे किए और उसके बाद हमने रोक दिए जलसों का सिलसिला। इसी तरह और भी इक़दाम आप सही कह रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक जो सोमवार को अगले हफ्ते जो इजलास होने हैं उनमें ये शादी घरों का और रेस्टोरेंट्स का, इंडोर रेस्टोरेंट्स जो हैं इन पे मज़ीद सीरियसली गौर होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जिस तरीके से बढ़ रही है वो एकदम स्पाइक आया है, तो जो पब्लिक पॉलिसी रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा सा गैदर करते करते थोड़ा टाइम है। लेकिन एक मसला और भी है जो कि मैं जिसका बीमारी से भी बहुत डायरेक्ट ताल्लुक़ है और अवाम की खुशहाली से भी ताल्लुक़ है, और वो ये है कि हम ये भी नहीं चाहते कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही बंद हो जाए। अभी आपने देखा कि बड़े सालों के बाद, मेरा ख्याल को 10-12 सालों के बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है, 3-4 महीने से सरप्लस में जा रहा है। बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। यही पब्लिक पॉलिसी है। आप मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं, उनको आप बैलेंस करते हैं। डॉक्टर साहब, ये मसला तो है पाकिस्तान में, करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो सुबह अगर घर से जाए, नकले ना, कोई मेहनत मजदूरी ना करे तो शाम को उनको खाना नहीं मिल सकता। बहुत सारे और भी हमारे लोग इसी तरह है। तो हम अमेरिका और यूरोप की तरह उसी तरह के लॉकडाउन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप लोग जो सूरत हाल बता रहे हैं वो अपनी जगह पे ख़तरनाक हैं। आप लोगों का चूँकि ना सियासत से कोई गरज है और आप सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को मद्देनज़र रख के राय देंगे, तो ये जो पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं इनमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आवाम को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखें, जिस तरह शफकत साहब ने कहा, हमने भी देखा कि ये वेव तो एक थोड़ी सी लेट हमारे पाकिस्तान में आई थी। हम प्रिपेयर भी नहीं थे, लेकिन हमें पता था कि क्या करना है। दुनिया को हम देख रहे थे और दुनिया भी हमें देख रही थी। उसको हमने बड़े ना ज़बरदस्त तरीके से, हुकूमत ने, डॉक्टर्स ने और सब जो आप लोग हैं, बड़ा अच्छा उसको हैंडल किया और उसको दबा दिया। बल्कि अब हमसाया मुल्कों की हालात बहुत ख़राब थी, और जो बहुत दुनिया के बहुत बड़े जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम्स थे, अमेरिका समेत यूरोप, वो फेल हो गए। तो हमने अपने महदूद चीज़ों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट शो किया और दबा दिया उसको, लेकिन ख़त्म वो नहीं हुआ था, वो इसने आना था। अब उसमें प्रॉब्लम तो ये है ना कि एक तरफ माशियत है आपकी, एक तरफ रोज़गार है और एक तरफ जान है। अब उसको आपने बैलेंस करना है। देखें, वही ख़ानदान का बंदा अगर बाहर जाता है, वही अगर खुदा न खास्ता फौत हो जाता है, वो पूरा ख़ानदान गया। अब उसमें बैलेंस ये है कि अगर वो नहीं जाता तो फिर क्या होगा। तो आई थिंक हमारे यहाँ थोड़ा सा, मेरा इसमें थोड़ा सा व्यू मतलब होता है पॉइंट, वो आप लोग ज़्यादा समझदार होंगे, इस पे सारा दिन प्रोग्राम करते हैं कि देखें, पाकिस्तान में कोई भूख से आज तक इस तरह कोई मरा नहीं है। बहुत सारे मुखय्यर हजरात होते हैं जो लोगों को दे रहे हैं, और ये मौका है जिसमें आप उन लोगों को दें। हाँ, वो कारोबार ज़रूर डैमेज हो सकते हैं, जिस तरह शफकत साहब कह रहे हैं, स्कूल हैं, शादी का, उनका भी कोई तरीक़ाकार आप कर सकते हैं। देखिए, इंटेलिजेंटली कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप उनको नाराज़ भी ना करें, उनको तरीका समझाएं, उनको वॉच करें, वो भी आप कर सकते हैं। दिहाड़ीदार तबका वैसे भी मज़दूर तो घर के बाहर और उधर काम करता है, उनका आपसे कोई ताल्लुक़ ऐसे नहीं होता। एक छापड़ी वाला है, वो भी, तो वो भी कारोबार चल सकता है। दुकान में आप लोगों ने वो जगह बना दी थी कि ये स्पॉट है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। स्कूल मालिकान ने पूरे साल कमाए होते हैं, तो अगर 2 महीने अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह दे दी तो कौन सी क़यामत। बहुत सारे ऐसे मेरे पास लोग हैं जो कंपनीज वाले हैं, वो कहते हैं जी हमने लोगों को, वो टाइम था लोगों में खैरात देने का, सदकात देने का, वो टाइम था। जी डॉक्टर साबिर साहब, आप? मेरी गुजारिश ये है कि ठीक है, लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें आप
थोड़ा टाइम कर दें उसको। फिर दूसरी चीज़, असल जो चीज़ है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक बंदा इन्फेक्ट हो गया, पूरी फैमिली फिर उसमें असरअंदाज होती है। मास्क पहनना तो कोई मसला नहीं है ना, हाथ धोना तो कोई मसला नहीं है। तो अगर वो हाथ धो ले, मास्क पहने, डिस्टेंस रखे, और इस चीज़ को, अब मैं इस्तांबुल में था तो हर बंदे ने मास्क पहना था, जिसका मास्क उतरा नहीं उन्होंने पकड़ के उसको जुर्माना किया, अदरवाइज़ नहीं जुर्माना तो पुलिस उसको ले गई। अब कुछ चीज़ें हमारे बड़ों को भी करनी पड़ेंगी कि जब एक कौम नहीं मानती है तो उसको फिर उसी हिसाब से, अब इशारे पे आप जुर्माना करेंगे, वो इशारा तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। मसला ये कि अभी हमने उसको थोड़ा सख्ती करेंगे तो आगे फिर ये कंट्रोल में आएगा। बाकी जो है इसमें कोई हल नहीं है कि आप अगर इसको बंद नहीं करेंगे। स्कूल को आप कह रहे थे ना कि दूसरे एतराज़ करेंगे, ये तो वो निज़ाम हो जाता है जैसे सास और वो नो का वो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे करेगा तो मैं ऐसे करूँगा। दलेरी नहीं करनी, हमें सबको बड़ा बनना है, अपोजिशन को भी बनना है, हुकूमत को भी बनना है, बड़े दिल के साथ इन बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए सोचना है कि इनका क्या बनेगा, और उसके बाद जो है ना ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। नाजरीन, जिस तरह आखिर में डॉक्टर साबिर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया कि एक की गलती दूसरे के लिए जवाज़ नहीं बन सकती। अगर हुकूमत ने कोई गलती की भी है और स्पाई के बावजूद जल्द से जुलूस किए भी हैं, तो ये इसके लिए जवाज़ नहीं बनते कि अब अपोजिशन भी उसको दोहरा दें। मेरी अपोजिशन से आज की गुफ्तगू के तनाजुर में ये अपील होगी कि वो सरेदस्त अपने जलसों को मुलतवी करें। जान रहेगी, ये मुल्क रहेगा तो सियासत भी हो जाएगी, अपोजिशन भी हो जाएगी। लेकिन ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर इस वक्त मेरे किसी एक्टिविटी के नतीजे में, मेरे किसी जलसे के नतीजे में, मेरे किसी गफलत के नतीजे में अगर एक इंसान की ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो गया तो रोज़ क़यामत उसके लिए हमें जवाब देना होगा। तो मेरे ख़्याल में रियासत से मुतालबा करने और हुकूमत से मुतालबा करने और हर चीज़ उसके गले में डालने से बेहतर तो यही है कि हम अपने हिस्से की जो शमाएँ उसको तो जलाए रखें और एक शहरी की हैसियत से अपना एक ऐसा फ़र्ज़ अदा करें जो दीनी फ़र्ज़ भी है, जो मिली फ़र्ज़ भी है और जो इंसानी फ़र्ज़ भी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।